आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर पुनः DLED VTC चतुर्थ सेमेस्टर और विषय आरंभिक स्तर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन का विकास। अब इसमें देखेंगे हम अध्याय 1 पठन एवं लेखन का अर्थ व महत्व। तो इससे हम अगले वीडियो में पठन का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, ये तमाम चीज़ें हम पूर्ण कर चुके हैं। अब हम आज देखेंगे लेखन का अर्थ, लेखन की परिभाषा, लेखन का महत्व, लेखन का उद्देश्य, लेखन के दोष एवं सुधार, लेखन की शिक्षण विधि, और उसके बाद देखेंगे सिखाने से संबंधित मुख्य बातें। इसके बाद लास्ट है लेखन शिक्षण की उपयोगिता। ये पूर्ण, जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम अब शुरू करते हैं। लेखन मनुष्य अपने मनोभावों तथा व्यवहारिक जीवन एवं उनके प्रतीकों को चिन्हित करते हुए लिपिबद्ध में शुद्ध एवं सुसंस्कृत स्थायित्व प्रदान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। अब हम देखेंगे लेखन का अर्थ जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी मनोभावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति लेखन कहलाती है। अब हम देखेंगे लेखन की परिभाषा। शुद्ध शब्दावली व्याकरण युक्त भाषा ही ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। अब हम देखेंगे लेबार्न के अनुसार सुंदर लेखन वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। फिर पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। सुंदर लेखन वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। अब हम देखेंगे लेखन का महत्व। इसमें जब छात्र लिपिबद्ध भाषा ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लेखन का महत्व कहते हैं। अब दूसरा उचित शिक्षण सामग्री को सहेज कर या सुरक्षित रखना। अगला प्राचीन काल के इतिहास को लेखन काल के माध्यम से ही एकत्रित करना। इसके बाद अगला अतीत को जानकारी ज्ञान करा देती है। इसके बाद हम देखेंगे अतीत मतलब जो पीछे हमारा जो इतिहास है उसको फिर पुनः हम लिखित के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब लेखन के उद्देश्य देखेंगे हम। जब छात्र अपने मनोभाव या विचारों को अपनी भाषा में लिखना आरंभ कर देता है, लेकिन लेखन के उद्देश्यों की पूर्णता प्राप्त होती है जो निम्नलिखित है। पहला, लिखित अभिव्यक्ति द्वारा शारीरिक क्षमताओं पर मानसिक क्रियाओं का नियमित संचालन करना और भविष्य को अग्रसर करना। दूसरा, छात्रों के सुंदर लेखन एवं अपने मनोभावों तथा लिखने में रुचि उत्पन्न करना। अब अगला देखेंगे लेखन से शब्दों का पूर्ण ज्ञान मिलता है। इसके बाद अगला देखेंगे छात्रों को अपने पाठ्य विषय में के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखेंगे लेखन के दोष एवं सुधार। रेफ या रकार संबंधी दोष देखिए, जैसे हम देखते हैं कि कर्म तो इसको हम कोई लिख देता है करम, तो ये हमारा दोष है। हम इसको जब पूर्ण रूप से सही कर लेंगे तो हमारा ये सुधार हो जाएगा। इसमें हम रेफ या रकार संबंधी दोष।
अब इसके बाद हम देखेंगे अगला मात्रा संबंधी, अगला जो है सिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग, माने सिरोरेखा का। आप सिरोरेखा जो है कहीं क ख ग, तो सिरोरेखा यही है जो इसके ऊपर, कहीं कहीं हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यही हमारी अशुद्धि है। हम इसको जो है सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये हमारा सुधार हो जाएगा, जो है दोष में सुधार हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष। तो अनुस्वार और अनुनासिक का मतलब होता है कि जो है आँख, फिर रंग, भंग, ये जो है देखिए ये अनुनासिक का प्रयोग है। अनुस्वार हम उसे कहते हैं जिसमें केवल नाक द्वारा उच्चारण होता है, उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक हम उसे कहते हैं जिसमें नाक और मुख दोनों का उच्चारण होता है, उसको अनुनासिक कहते हैं। तो आँख में जो है नाक और मुख दोनों का अनुस्वार उच्चारण होता है, इसको हम अनुनासिक कहेंगे। रंग में जो है केवल नाक द्वारा उच्चारण होता है, इसको हम अनुस्वार कहेंगे। इसको जो है हम क्या करते हैं, कहीं कहीं देखते होंगे कि आँख, अब इसको इस पे जो है आप ये नहीं देंगे, ये नहीं देते हैं, तो ये जो है आपकी त्रुटि। अब ये जो है इसका सुधार कर लेंगे तो आपका दोष जो है दूर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे हम मात्रा संबंधी दोष। अब मात्रा संबंधी कहीं कहीं हम देखे हैं कि ई खफ ईख लिखेंगे तो इसमें जो है बड़ी दीर्घ ई होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं हर रस्व ई लगा देते हैं। ऐसे ऐसे मात्राओं का जो है सुधार करना चाहिए। सुधार करने के बाद हमारी लेखन जो है शुद्ध हो जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे संयुक्त संबंधी दोष। तो संयुक्त में जैसे कक्षा, ये जो है लिखे हैं कक्षा, अब कहीं कहीं कोई लिख दे कक्षा, ये जो है अपूर्ण है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। कहीं कहीं लिखेंगे हम कक्षा हो गया। अब इसके बाद श्री का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पे कहीं सरी इस तरह से नहीं, ये जो है हमारा संयुक्त वर्ण का जो है ये दोष होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे लेखन के शिक्षण विधियाँ। इसमें मॉन्टेसरी विधि देखेंगे हम। मॉन्टेसरी विधि हमारी जो है जो क ख, तो इनका कहना है कि गत्ते या किसी दफ्ती का मतलब बना हो, उसमें जो है खाका बना हो, उस पर हम अपनी उंगली को इतना अभ्यास करेंगे कि हमारी उंगली जो है उस पर पूरी तरह से फिट बैठ जाए, ताकि हम अगर आंख बंद करके भी लिखते हैं तो क को लिख जाएंगे। यही इनका मॉन्टेसरी जी का कहना है। और अगला जो है हम देखेंगे, अगला क्या मॉन्टेसरी, इसके बाद अनुकरण विधि। अनुकरण विधि हम उसे कहते हैं जिसको श्यामपट्ट या उसके स्लेट पे या कॉपी पे कोई चीज़ अगर हम टीचर शिक्षक बना देता है, उसी का पुनः जो है अनुकरण करके बच्चे जो है अपना शब्दकोश या कोई भी चीज़ आगे बढ़ाते हैं, उसको हम अनुकरण विधि कहते हैं। फिर हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक विधि। ये विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। जबकि बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने में या लेखन उसकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाती है, तो उसे लिखना सिखाने के लिए तैयार करना चाहिए। देखिए हमें ज्ञानेंद्रियां क्या है और कर्मेंद्रियां क्या है। कर्मेंद्रियां जो है हमारा हाथ, मुंह, पैर, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, त्वचा, नाक, कान, जीवा, ये जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। ये जब पूरी तरह से पूर्ण हो जाए, मजबूत हो जाए, तब जो है लेखन सिखाने का काम करना चाहिए। अब अगला देखेंगे हम चित्र विधि। किसी चित्र को श्यामपट्ट या उसके स्लेट पे बना करके रख देते हैं और उसी से शब्दकोश या उसको पुनः जो है दोहराने का काम करते हैं, उस वो जो है चित्र विधि कहलाती है। अगला देखेंगे पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली।
पेस्टलाजी की यह प्रणाली सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। इस प्रणाली में अपने लिखना सिखाना जाता है। सबसे पहले अक्षरों की आकृति को भिन्न भिन्न टुकड़ों में तोड़ना और फिर पुनः उसको जोड़कर योग या अक्षर बनाना, ये रचना जो है पेस्टलाजी का है। अगला देखेंगे हम जेकार्ट विधि। इस प्रणाली में बालक को समक्ष पूरा वाक्य रख दिया जाता है और बालक उसका अनुकरण करके पूरी तरह से लिख लेता है और उसमें फिर पुनः जो है वाक्य से अपनी अशुद्धियों मिला करके उसको दूर कर लेता है। ये जो है कठिन और जटिल विधि है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिखने से संबंधित मुख्य बातें। लिखना सिखाने से संबंधित मुख्य बातें। अब इसमें देखते हैं अनुलिपि और प्रतिलिपि और श्रुतलेख। ये जो है 3 विधियां हैं इसमें हैं। अब अनुलिपि क्या है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिला होगा कि अनुलिपि जो है पुनः कहीं पे आप अभ्यास की पुस्तिकाओं में अगर देख रहे हैं क ख और ग लिखा है तो हम पुनः इसका जो है रिवाइज करेंगे क ख ख और ख। इसी को बार बार दोहराना ही क्या करती है, अनुलिपि कहलाती है। अब प्रतिलिपि जो है हम देखते हैं जो अपनी साधारण भाषा में कहते हैं नकल लिखना। कुछ वाक्यांशों को अपने अनुकरण करके उसका जब हम पुनः अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं और उसी को पुनः जो है ले जा करके शिक्षक के समक्ष रख देते हैं। रखने के बाद उसको जो है निरीक्षण करके उसमें अशुद्धियाँ दूर किया जाता है। फिर हम देखेंगे श्रुतलेख, जो हम साधारण बोलचाल की भाषा में इमला कहते हैं और सुन करके ही लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है, जो कक्ष में ही बोला जाता है और कक्ष में ही इसका निरीक्षण किया जाता है, जिससे बालक का हम जो है लेखन का शिक्षण जो है प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण कर सकते हैं श्रुतलेख के माध्यम से। अब हम देखेंगे लेखन की उपयोगिता। अब लेखन की उपयोगिता क्या है। लेखन की उपयोगिता चाहे कक्ष का लिखित कार्य हो या गृह कार्य, इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये जो है बाकी निम्नलिखित है। छात्र को व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, छात्र को विराम चिन्ह का यथोचित प्रयोग या अभ्यास करना चाहिए। छात्र के पाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है और शुद्ध वर्तनी का ज्ञान का प्रयोग करना आवश्यक है। धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ